नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। और आज कौन कौन सी क्लास लगेगी, कौन कौन सा चैप्टर खुलेगा, पहले आपको वो बताऊं। हिजाब नहीं पहनने देंगे तो सुसाइड बॉम्ब बन जाएंगे क्या? यह सवाल क्यों पूछना पड़ रहा, आज इसको आपको विस्तार से बताऊंगा। सुप्रीम कोर्ट में हिजाब समर्थकों की दलील या धमकी, आज इस पर भी बात होगी। सिर पर साड़ी का पल्लू वर्सेस हिजाब का चैप्टर लेकर आया हूं। 32 साल बाद कश्मीर की नई पिक्चर का फर्स्ट शो। सिनेमा हॉल जलाने वाली कट्टरपंथी सोच का चैप्टर है। कब्रिस्तान पर मकान बन गया और जंगल में कब्रिस्तान, ये कैसे? वक्फ की संपत्तियों का एक और चैप्टर आपके लिए लेकर आया। लेकिन पाठशाला में रोज की तरह सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का एक साथ रिवीजन, फिर खोलूंगा पहला चैप्टर। गुजरात में प्रचार के लिए पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने मोदी मोदी के नारे लग गए। वडोदरा में एयरपोर्ट के बाहर केजरीवाल का स्वागत करने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। जैसे ही केजरीवाल बाहर निकले, वहां खड़े बीजेपी समर्थकों ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसका जवाब आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के नारे लगा कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मेयर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने सम्मेलन में शहरों के विकास और मेट्रो प्रोजेक्ट जैसे मुद्दों पर बात की। उन्होंने कहा कि 2014 तक हमारे देश में मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था। आज देश में मेट्रो नेटवर्क बढ़कर 775 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है और 1000 किलोमीटर के नए रूट पर काम चल रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में स्मार्ट सुविधाओं का निर्माण किया जा रहा है, जिसके तहत 75,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन बड़ा हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था का आरोप लगाकर योगी सरकार को घेरा। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया कि कोरोना संकट से यूपी जिस तरह से उबरा वो बड़ी बात है। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट में नेता विपक्ष कहां चले गए थे ये पता नहीं, किसी ने उन्हें बाहर निकलते नहीं देखा। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी समेत 8 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। चार्जशीट के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग के लिए आरोपियों ने 6 कंपनियों का इस्तेमाल किया। ईडी ने 23 जुलाई को पश्चिम बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया था। इस मामले में ईडी ने अब तक 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। राजस्थान बीजेपी ने लंपी वायरस से गायों की जो मौत हो रही है, इसके मुद्दे पर आज बड़ा प्रदर्शन किया। जयपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं के विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से बहस भी हुई, झड़प भी हुई और प्रदर्शन के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। देश में लंपी वायरस से सबसे ज्यादा मौत राजस्थान में हुई है। 59,000 से ज्यादा गायों की मौत इस वायरस से हुई। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के एमएमएस कांड में चौथे आरोपी के बारे में जानकारी मिली है। सूत्रों के मुताबिक पूरी घटना में एक और आरोपी शामिल था, जिसका नाम मोहित कुमार है। मोहित पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला है। उसे पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस लगातार दबिश कर रही है। इसके अलावा एमएमएस कांड में पहले से गिरफ्तार आरोपियों के फोन पर गुजरात और महाराष्ट्र के नंबर से काफी कॉल्स होने की बात सामने आई है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के स्पोर्ट्स स्टेडियम का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में खिलाड़ियों का खाना शौचालय के अंदर रखा हुआ दिख रहा है। सहारनपुर में 16 से 19 सितंबर तक लड़कियों का स्टेट लेवल सब जूनियर कबड्डी टूर्नामेंट आयोजित किया गया था, जिसमें 300 से ज्यादा खिलाड़ियों ने भाग लिया था। उस दौरान 200 से ज्यादा खिलाड़ियों को शौचालय में रखा खाना खाना पड़ा। वीडियो वायरल होने के बाद सहारनपुर के खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया। इसके साथ ही खाना बनाने वाले ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया। दिल्ली के पास नोएडा में एक निर्माणाधीन दीवार गिरने से 4 मजदूरों की मौत हो गई, 2 लोग घायल हो गए। नोएडा के सेक्टर 21 में जलवायु विहार के पास नोएडा अथॉरिटी ड्रेनेज मरम्मत का काम करवा रही थी। इसी दौरान हादसा हुआ। दीवार बनवाने वाले ठेकेदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। एफआईआर जांच शुरू कर दी गई है। उज्जैन में महाकाल मंदिर कॉरिडोर के पहले चरण का काम पूरा हो गया। इसका उद्घाटन 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। महाकाल परिसर का विस्तार 20 हेक्टेयर इलाके में किया जा रहा है, जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। महाकाल कॉरिडोर में भगवान शिव और माता पार्वती के अलग अलग स्वरूपों की लगभग 200 मूर्तियां लगाई गई हैं। परिसर में 108 स्तंभ बनाए गए हैं। परिसर के बीच तालाब में भगवान शिव की विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है। महाकाल कॉरिडोर का निर्माण 2019 में शुरू हुआ था और इसे 2 चरणों में पूरा किया जाना है, जिसकी लागत लगभग 750 करोड़ रुपए है। तो ये हो गया दिन भर की खबरों का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास और इसमें हिजाब समर्थकों की क्लास लगाने वाला चैप्टर। हमने कल पाठशाला में ईरान में एंटी हिजाब प्रोटेस्ट का चैप्टर आपको दिखाया था। इस्लामिक राष्ट्र ईरान
वहां पर हिजाब जलाया जा रहा है। हिजाब के खिलाफ महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। और आज सुप्रीम कोर्ट में हिजाब पर बहस के दौरान ईरान के इस प्रोटेस्ट की बात भी उठी। हमने बताया था कि कैसे ईरान जैसा देश 50 साल में आधुनिक और सेक्युलर देश से कट्टर देश बन गया था। भाई 1970 के पहले वहां लड़कियां कुछ भी पहन सकती थी। फिर इस्लामिक कानून आया, इस्लामिक राष्ट्र बना और उसके बाद हिजाब पहनने पर जोर दे दिया गया। एक जमाना था जब ईरान में लड़कियां स्कर्ट तक पहनकर स्कूल जाती थी, कॉलेज जाती थी। अब हिजाब ना पहने तो उन्हें पीट पीट कर मार दिया जाता है। लेकिन ईरान में हिजाब ना पहनने के लिए महिलाएं लड़ रही हैं। वहां पर हिजाब के विरोध में महिलाएं अपने बाल काट रही हैं। वहां पर हिजाब के विरोध में महिलाएं हिजाब जला रही हैं। और भारत में ऐसा कुछ हो रहा है कि स्कूलों की छात्राओं को आगे करके हिजाब को पहनना जरूरी बताया जा रहा है। ईरान में हिजाब ना पहनने के लिए सड़कों पर महिलाएं लड़ रही हैं। यहां भारत में हिजाब पहनने के लिए कानूनी लड़ाई चल रही है कोर्ट के अंदर। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां पर हिजाब के समर्थन में ऐसी ऐसी दलीलें रखी जा रही हैं, ऐसी ऐसी दलीलें कि सुनिएगा तो दिमाग भन्ना जाएगा। हैरान रह जाएंगे आप कि मतलब हिजाब को सपोर्ट करने के नाम पर ये लोग किस लेवल पे दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच में 5 सितंबर से हिजाब केस पर 23 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। यह केस कर्नाटक के स्कूल और कॉलेज में लड़कियों के हिजाब पहनने से रोकने का है। याचिकाकर्ताओं की तरफ से हिजाब के समर्थन में अलग अलग दलीलें दी जा रही हैं। इन सभी दलीलों के बारे में बताना मुमकिन नहीं है, लेकिन हम आपको इन दलीलों के कुछ अंश बताते हैं जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से पेश हुए वकीलों में एक वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने दिए। दुष्यंत दवे ने कोर्ट में यहां तक कह दिया कि हिजाब गरिमा का प्रतीक है। मुस्लिम महिला गरिमापूर्ण दिखती हैं, जैसे हिंदू महिला साड़ी के साथ अपना सिर ढकती है तो वो गरिमापूर्ण दिखती है। सवाल यह है कि जो महिलाएं सिर को नहीं ढकती, क्या वो गरिमापूर्ण नहीं दिखती? कोई दुष्यंत दवे से पूछे कि जितनी महिलाएं, हिंदू महिलाएं साड़ी का पल्लू सिर पे नहीं लेती हैं, वो उनकी नजर में गरिमापूर्ण नहीं दिखती हैं। और स्कूल जाने वाली लड़कियां क्या साड़ी पे पल्लू लेके स्कूल जाती हैं क्या? हिजाब पहनने को जायज ठहराने के लिए सिर ढकना और इसे ही गरिमापूर्ण होने का पैमाना बताना, लेवल देख रहे हैं आप इन लोग का, किस लेवल पे जाके डिफेंड करते हैं। हिजाब के समर्थन में इस तरह की और दलीलें भी दी गई। इन दलीलों में एक दलील यह थी कि भारत में सुसाइड बॉम्बिंग ना के बराबर होती है। सुसाइड बॉम्बिंग खींच के ले आए। बॉस, ये दलील है कि धमकी है? ये समझ ही में नहीं आ रहा। क्योंकि याचिकाकर्ताओं के वकीलों में एक दुष्यंत दवे ने कहा कि अल्पसंख्यक एक विस्फोटक फोर्स हो सकते हैं जो अगर फूटते हैं तो सामाजिक ताने बाने को नष्ट कर सकते हैं। ये बता रहे हो कि धमका रहे हो भाई? विस्फोटक फोर्स की बात करते हुए दुष्यंत दवे आत्मघाती हमलों की बात करने लगे। कहने लगे कि इस्लामिक दुनिया में 10,000 से अधिक आत्मघाती बम विस्फोट हुए हैं और इस देश को केवल पुलवामा में एक आत्मघाती बम विस्फोट का सामना करना पड़ा, जो देश में अल्पसंख्यक समुदायों के विश्वास को दर्शाता है। हर रोज अखबारों में इराक, सीरिया और अन्य देशों में सुसाइड बॉम्बिंग की खबरें आती हैं, लेकिन भारत से नहीं आती। एक तो भाई तुम खुद ही बता रहे हो कि इस्लामिक देशों में 10,000 सुसाइड बॉम्बिंग की घटनाएं हो गई। वहां ना तो नरेंद्र मोदी सरकार है, ना हिंदुत्व, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार है। तो बम बांध के फट लेने का जो हिसाब है उसका ना नरेंद्र मोदी सरकार से लेने देना है, ना हिंदुत्ववादी सरकार से लेना देना है, सो कॉल्ड हिंदुत्ववादी सरकार से। दूसरी बात, आप मुसलमानों को खुद कटघरे में खड़ा कर देते हो जब कहा जाता है कि आतंक का धर्म नहीं होता। आप कह रहे हो कि 10,000 बम बांध के फट गए इस्लामिक देशों में और बता रहे हो कि भाई यहां नहीं फटे, देखिए यहां कितनी बड़ी बात है। तो आप तो जो फट रहे हैं उनका धर्म बता रहे हो ना। आप खुद ही बता रहे हो कि भाई किस तरह से वो धर्म के नाम पर अगर चीजें उनके खिलाफ हो जाएं तो वो जाके फट सकते हैं। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये कौन सा ये तो आप मुसलमानों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। हिजाब के समर्थन में तर्क देने वाले वकील उस नैरेटिव को ले आए जिसमें अक्सर यह फैलाया जाता है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, और इस पूरे मामले को ऐसे पेश करने लगे जैसे भारत में मुसलमानों को हाशिए पर डाला जा रहा है। उन्होंने दलील दी कि पहले लव जिहाद का पूरा मुद्दा और अब मुस्लिम लड़कियों को शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने से रोकना अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर डालने के लिए एक पैटर्न को दर्शाता है। सब चीज में ये लोग पैटर्न ढूंढ के ले आते हैं। और हिजाब पहनने वाली मुस्लिम लड़कियां किसी की भावनाओं को आहत नहीं कर सकती हैं और हिजाब उनकी पहचान है।
अगर पैटर्न ही होगा, मुसलमानों के खिलाफ ही कुछ करना होगा, तो स्कूल में जाने से रोकेंगे? फिर तो पूरे कंट्री में हिजाब बैन होने की बात होगी। स्कूल के बाहर जिसको जो पहनना है उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हिजाब पहन के लड़की स्कूल तक आए, उसके बाद स्कूल के अंदर ना पहने, फिर बाहर निकले फिर पहन ले, इसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है, क्योंकि स्कूल का अपना ड्रेस कोड है, उसकी बात हो रही है। लेकिन बना दिया गया माहौल कि पूरे देश में मुसलमानों पर अत्याचार चल, अत्याचार से नीचे तो शब्द ही नहीं लाते ये लोग। और ये सिर्फ यूनिफॉर्म के बारे में नहीं है, अल्पसंख्यक समुदाय को हाशिए पर रखने का एक पैटर्न है, कह रहे हैं। ये तर्क देते हुए कि देश उदार परंपराओं और धार्मिक विश्वासों पर बना है, लेकिन आज जिस तरह का माहौल देखा जा रहा है वो उदार कहलाने से बहुत दूर है। दुष्यंत दवे ने यह भी दलील रखी कि आप यूनिफॉर्म बताकर यह प्रस्ताव पारित कर रहे हैं, वास्तव में यह किसी अन्य उद्देश्य के लिए है। पूरा विचार यह है कि मैं अल्पसंख्यक समुदाय को कैसे बताऊं कि आपको अपनी मान्यताओं को मानने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है अपने विवेक का पालन करने की, आप वही करेंगे जो मैं आपको बताऊंगा। गजब बात। इसी देश के अंदर राम मंदिर से लेकर ज्ञानवापी तक के केस सुप्रीम कोर्ट में लड़े जा रहे हैं, वहां तो किसी का अधिकार नहीं छीना जा रहा। हम आपको बता रहे हैं कि वक्फ कानून के तहत कैसे विशेष अधिकार दिए गए हैं, तब तो चर्चा नहीं होती कि विशेष अधिकार क्या दे दिए। टॉयलेट बनता है तो हिंदू का भी बनता है, मुसलमान के लिए भी बनता है, घर मिलता है तो हिंदू को भी मिलता है, मुसलमान को भी मिलता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है तो हिंदू का भी होता है, मुसलमान का भी होता है। लेकिन नैरेटिव वही है कि हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। जब हिंदू राष्ट्र बनाना होगा तो उधर क्यों देंगे भाई? उसका घर बनाएंगे और फिर उसको हिंदू राष्ट्र से निकालने की बात होगी क्या? लेकिन जो लोग इस नैरेटिव में ढालने की कोशिश करते हैं उनका तो समझ में आता है, जो लोग ढल जाते हैं वो ये पलट के क्यों नहीं पूछते कि अगर ये मुसलमानों को दबाने की बात होती तो घर, शौचालय, तमाम दूसरी योजनाएं, बच्चों को स्कॉलरशिप, ये सब क्यों मिल रही होती मुसलमानों को? हिजाब के समर्थन में दलील देने वाले वकील इस मामले में लव जिहाद और अकबर की शादी तक पहुंच गए। दुष्यंत दवे ने कहा कि अब देश में लव जिहाद जैसे कानून बन रहे हैं, विविधता में एकता कैसे होगी? अगर किसी हिंदू को मुस्लिम से शादी करने के लिए मजिस्ट्रेट से इजाजत लेनी पड़े तो कैसी एकता है? और फिर मजिस्ट्रेट तय करने का वक्त लें और फ्रिंज एलिमेंट्स दखल देने आ जाए। आप प्यार को कैसे बेड़ियों में बांध सकते हैं? ये कैसा लोकतंत्र है? आगे बोलते हैं कि इतिहास बताता है कि अकबर की शादी भी राजपूत महिला से हुई थी और अकबर ने भगवान कृष्ण की पूजा की अनुमति दी थी। आज तो हमें ऐसा लगता है कि अगर कोई प्यार करता है और शादी करता है तो हमें उसे धर्म बदलने की साजिश की तरह देखते हैं। मैं नहीं जानता हम किधर जा रहे हैं। दुष्यंत दवे ने हिजाब के समर्थन में दलील देते हुए पीएम मोदी की पगड़ी का भी जिक्र कर दिया। बोले कि हर देश में मुस्लिम महिलाएं सदियों से हिजाब पहनती आ रही हैं, फिर चाहे वह धार्मिक विश्वास के आधार पर हो या पर्सनल चॉइस, जैसे सिख पगड़ी पहनते हैं। धार्मिक परंपराएं किसी धर्म के ढांचे तक सीमित नहीं है। हमारे पीएम भी हर साल स्वतंत्रता दिवस समारोह में अलग अलग इलाकों की खूबसूरत पगड़ियां पहनते हैं। इसी तरह मुस्लिम महिलाएं भी हिजाब पहनना चाहती हैं, चाहे चॉइस से या फिर धार्मिक विश्वास के चलते। कोई अदालत और अथॉरिटी इसे रोक नहीं सकती। अब कोई एक तो पहले इनसे ये बोले कि प्रधानमंत्री अलग अलग पगड़ी पहनते हैं, तो किसी ऐसे कार्यक्रम में नहीं पहन लेते ना जहां वो ड्रेस कोड ना हो। यूनाइटेड नेशंस में बोलने जाते हैं तो पगड़ी पहन के नहीं ना जाते हैं। किसी सारे देशों की समिट में जाते हैं तो पगड़ी पहन के नहीं ना जाते हैं। जहां सूट पहनना है वहां सूट पहनते हैं, जहां कुर्ता पजामा पहनना है वहां कुर्ता पजामा पहनते हैं। पहली बात यह भी है कि हिजाब इस्लाम का जरूरी हिस्सा है। यह बात अब तक साबित नहीं कर पाए लोग कोर्ट में। हिजाब को ये लोग इस्लामिक प्रैक्टिस बताते हैं और इसी के आधार पर इस्लाम का जरूरी हिस्सा कह देते हैं। लेकिन हिजाब के विरोध में तर्क यह है कि यह भले ही इस्लामिक प्रैक्टिस हो लेकिन धर्म का जरूरी हिस्सा नहीं। फिर भी ये लोग हिजाब के समर्थन में तर्क देने के लिए दूसरे धर्मों की बात करने लगते हैं। सिखों की पगड़ी, टीके, तिलक का उदाहरण लेकर आते हैं। बॉस, पहली बात तो सिखों में पगड़ी उनके धर्म का जरूरी हिस्सा है। इसे साबित नहीं करना, यह क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है कि पगड़ी जो सिख पहनते हैं वो उनके धर्म के एसेंशियल पार्ट है। जो कृपाण रखते हैं उनका एसेंशियल पार्ट है। ये प्रधानमंत्री से जब वो मिलने गए थे उन्होंने पीएम को पगड़ी पहनाई थी। गुरुद्वारे के लोग हैं। इसी तरह से टीके और तिलक को आप यूनिफॉर्म से नहीं जोड़ सकते। यूनिफॉर्म ड्रेस होती है ना बॉस, जो सबके लिए बराबर होती है। कोई हिंदू लड़का तिलक लगा के आ रहा है तो कोई मुस्लिम लड़का जो है वो गले में ताबीज पहन के आ सकता है, उस पर तो कोई रोक नहीं है।
कोई यूनिफॉर्म थोड़ी है, कोई ये थोड़ी कहता है कि हमारे स्कूल में सिर्फ तिलक लगा के आना होता, कपड़े कुछ नहीं पहनने पड़ते, वही हमारा यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म तो कपड़े हुए ना बॉस। लेकिन चूंकि जब आपको किसी चीज को जस्टिफाई करना है तो कुछ भी उठा के ले आना है, लॉजिक पे तो बात करनी नहीं है। हिजाब के विरोध में जो दलीलें दी गई उन्हें भी आपको सुनना चाहिए। आज कर्नाटक सरकार की तरफ से दलीलें शुरू हुई और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखी। उस पूरी दलील के कुछ अहम हिस्से आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि सिर्फ हिजाब को प्रतिबंधित करने वाले सर्कुलर का विरोध करना गलत होगा। अन्य समुदाय भगवा शॉल लेकर आए, वो भी प्रतिबंधित है। स्कूल में किसी विशेष धर्म की कोई पहचान नहीं है, आप केवल एक स्टूडेंट के रूप में वहां जा रहे हैं। गैर आवश्यक धार्मिक प्रथा संविधान द्वारा संरक्षित नहीं है। धार्मिक परंपरा पर अमल इतना आवश्यक होना चाहिए जैसे सिख कड़ा, केस, पगड़ी आदि पहनते हैं। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में उनके बिना एक सिख के बारे में नहीं सोच सकते। याचिकाकर्ताओं द्वारा कोई दावा नहीं किया गया कि हिजाब पहनना अनादिकाल से एक प्रथा है। क्या यह इतना मजबूर है कि अगर इसे नहीं पहनना जाता है तो उन्हें धर्म से बाहर कर दिया जाएगा? उन्हें यह दिखाना होगा कि प्रथा आवश्यक धार्मिक हिस्से के लिए सभी परीक्षणों को पूरा करती है। तुषार मेहता ने आगे कहा, कर्नाटक सरकार का आदेश किसी एक जेंडर के लिए नहीं, सब पर लागू होता है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार बुनियादी अधिकार है, लेकिन इसके साथ कुछ तर्कपूर्ण रोक भी। कोई भी अधिकार पूर्ण नहीं होता। हाईकोर्ट ने एकदम सही फैसला किया है कि व्यक्ति के अधिकार के ऊपर संस्था के सामूहिक अधिकार को प्राथमिकता दी जाए। शैक्षणिक संस्थाओं को डेकोरम, अनुशासन, समानता बनाए रखने के लिए यूनिफॉर्म कोड तय करने का अधिकार है। और पूरा मामला स्कूल के यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ है। कोई नहीं कह रहा कि हिंदुस्तान में हिजाब बैन कर दो, कोई नहीं कह रहा, लेकिन उसको स्कूल के यूनिफॉर्म से हिजाब बैन करने जैसी बात बनाकर पेश कर दिया गया लोगों के सामने। और मुसलमानों को उकसाया जा रहा है कि तुम खतरे में, देखो अभी स्कूल में क्या देश में कर दें। अरे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अपनी दलीलों को साबित करने के लिए कोर्ट में कुछ उदाहरण भी रखे। उसमें से कुछ आपको बताता हूं। उन्होंने कहा कि मान लीजिए मैं सड़क पर बिना कपड़ों के डांस करने लगता हूं क्योंकि ये मेरे धर्म से जुड़ा एक रिवाज है, तो कोई कहेगा कि ये तो पब्लिक ऑर्डर के खिलाफ और नैतिकता के खिलाफ है, मुझे तो प्रशासन रोक देगा। अब बताइए कौन ये तय करेगा कि मैं बिना कपड़ों के सड़क पर डांस कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? इस पर जस्टिस गुप्ता ने कहा कि हमें नहीं लगता कि यह सही उदाहरण। इस पर एसजी तुषार मेहता ने कहा कि ठीक है कि अगर कोई कहता है कि मुझे कोविड के दौरान रथ यात्रा निकालनी है और मैं ये कहूं कि ये मेरे धर्म का जरूरी हिस्सा है, तब। तुषार मेहता ने एक मुस्लिम महिला पायलट का उदाहरण देते हुए कहा कि एक मिसाल है कि एक मुस्लिम महिला इंटरनेशनल फ्लाइट पायलट है, लेकिन घर से एयरपोर्ट तक उसे ड्राइव करने की इजाजत नहीं है। उसका पति उसे गाड़ी में छोड़कर आता है। कभी कभी हमारे पवित्र ग्रंथों में लिखा कुछ होता है और हम उसकी व्याख्या कुछ अपने ढंग से करते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान ईरान में हिजाब के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का भी जिक्र हुआ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हिजाब अनिवार्य प्रथा नहीं है। यहां तक कि जिन देशों में इस्लाम राजकीय धर्म है वहां भी महिलाएं हिजाब के खिलाफ बगावत कर रही हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा ऐसा कहां हो रहा है, और तुषार मेहता ने कहा कि ऐसा ईरान में हो रहा है, जो हम आपको कल दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान पीएफआई का भी नाम आया। एसजी तुषार मेहता ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि 2021 तक किसी भी छात्रा ने हिजाब नहीं पहना था वहां पर। ना ही यह सवाल कभी उठा कि हमको तो स्कूल में बिना हिजाब के जाना ही नहीं है। अब तक स्कूलों में अनिवार्य अनुशासन का ईमानदारी से पालन किया जा रहा था। साल 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई द्वारा सोशल मीडिया पर हिजाब पहनना शुरू करने के लिए एक आंदोलन शुरू किया। इसमें छात्र एक बड़ी साजिश का हिस्सा बने थे। छात्र उनके निर्देशों पर काम कर रहे थे, यानी पीएफआई जैसे संगठन छात्राओं को हिजाब पहनने के लिए आंदोलन करने के लिए उकसा रहे थे, और इसी से यह मामला इतना बढ़ा। यह बात हमने आपको पाठशाला में पहले भी बताई थी कि कैसे पीएफआई से जुड़े संगठनों के लोग हिजाब मामले में एक्टिव थे। पाठशाला में हम आपको बार बार इस बात के लिए आगाह कर चुके हैं कि मुसलमानों के हमदर्द बनकर उन्हें कैसे भड़काया जाता है। कई उदाहरण है। 3 तलाक का उदाहरण है। 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाया गया, नैरेटिव सेट किया गया, मुसलमानों को दबाने के लिए कानून बनाया जा रहा है। सच क्या है? 3 तलाक से पीड़ित महिलाओं को इंसाफ दिलाना मकसद था। और वही लोग जो आज मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों के चैंपियन बन रहे हैं,
कि उनको हिजाब पहनने दो, स्कूल के अंदर भी, वो लोग 3 तलाक के मुद्दों पर मुस्लिम महिलाओं के साथ नहीं खड़े होते, वो वहां कट लेते। हिजाब विवाद का उदाहरण, स्कूल में ड्रेस कोड लागू किया गया, हिजाब पर रोक नहीं लगाई गई, हिजाब पर रोक लगी। नैरेटिव यह बना दिया गया कि मुस्लिम क्या पहनेंगे अब यह भी सरकार तय करेगी। सच क्या था कि स्कूल में ड्रेस कोड है जो हर धर्म के स्टूडेंट पर लागू होता है। हाईकोर्ट में भी यह बात साबित नहीं हुई कि इस्लाम में हिजाब पहनना जरूरी है। लाउड स्पीकर का विवाद आपको याद होगा कि लाउड स्पीकर पर अजान से शोर होने का विरोध हुआ तो नैरेटिव बनाया गया कि मुसलमानों को यह कहकर भड़काया गया कि उनकी धार्मिक आजादी उनसे छीनी जा रही है। सच यह था कि पूरी तरह से नॉइज पोल्यूशन का मामला था, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थी। सीए पर गुमराह किया गया कि मुसलमानों की नागरिकता छीन ली जाएगी। सच यह था कि सरकार ने संसद में साफ कहा था कि किसी की नागरिकता नहीं जाएगी, कानून में नागरिकता छीने जाने का कोई प्रावधान नहीं। मुस्लिम महिलाओं को हिजाब पहनने के लिए कैसे उकसाया जा रहा है, उसके लिए आपको असदुद्दीन ओवैसी का एक पुराना बयान भी सुनना चाहिए। इसी साल फरवरी में ओवैसी ने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला पीएम बनेगी। हमने इस पर असदुद्दीन ओवैसी की क्लास लगाई थी। ओवैसी ने तब तेलंगाना की एक रैली में क्या कहा था, आपको याद दिलाता हूं। और हम अपनी बेटियों को इंशाअल्लाह ताला अगर वो ये फैसला करती है कि अब्बा अम्मी मैं हिजाब पहनूंगी, तो अब्बा अम्मी पहने बोलेंगे बेटा पहन, तुझे कौन रोकता है, देखेंगे इंशाअल्लाह। हिजाब निकाब पहनेंगे, कॉलेज को जाएंगे, डॉक्टर भी बनेंगे, कलेक्टर भी बनेंगे, एसडीएम भी बनेंगे, बिजनेसमैन भी बनेंगे। और एक दिन याद रखना तुम कांड की जनता, शायद मैं जिंदा नहीं रहूंगा, तुम देखना एक दिन इस देश की प्रधानमंत्री एक बच्ची हिजाब पहन के प्रधानमंत्री बनेगी। इस देश की प्रधानमंत्री हिजाब पहनने वाली महिला बनेगी। बनाइए, बिल्कुल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन स्कूल में ड्रेस कोड है और वो सबके लिए। दोनों बातें मिक्स ना कीजिए। पाठशाला में अब आपको बताता हूं कि जब किसी देश पर कट्टरपंथ हावी हो जाता है तो क्या क्या होता है, इसके उदाहरण भी हैं। जम्मू कश्मीर में सिनेमा हॉल खोलने में 32 साल लग गए। सोचिए, एक सेक्युलर देश का हाल है जहां नंबर 1 से लेकर नंबर 3 तक तीनों के तीनों सुपरस्टार खान हैं। शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, जो बॉलीवुड पे राज करते हैं। वहां एक मुस्लिम बहुल राज्य में सिनेमा हॉल ही नहीं था, सिर्फ इसलिए क्योंकि मुट्ठी भर कट्टरपंथी ये चाहते थे कि वहां सिनेमा हॉल ना खुले। इसलिए पिछले 3 दशकों में जम्मू कश्मीर में कई सरकारें आईं गईं, लेकिन कट्टरपंथियों और आतंकवादियों की धमकी की वजह से सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश कामयाब नहीं हो पाई। यह होता है जब आप धर्म के नाम पर किसी को पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। तीनों सुपरस्टार खान हैं, उनकी फिल्में देखने के लिए देश भर में मुसलमान जाते होंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर में फिल्म नहीं देखेंगे। यह गैर इस्लामिक बता दिया गया और इसलिए बंद करा दिया। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद अब कश्मीर में नए बदलाव हो रहे हैं। आज उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में खुले पहले मल्टीप्लेक्स थिएटर का उद्घाटन किया। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा से थिएटर की ओपनिंग हुई। 30 सितंबर से रेगुलर बेसिस पर यहां फिल्में देखी जाएंगी। यहां रिलीज होने वाली पहली फिल्म विक्रम वेधा। यह मल्टीप्लेक्स श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में बनाया गया है। आइनॉक्स मूवी थिएटर कंपनी ने इसका निर्माण किया। पहले यहां पर ब्रॉडवे सिनेमा हॉल था, जिसे बदलकर मल्टीप्लेक्स बनाया गया है। इस थिएटर में 3 स्क्रीन हैं, जहां 520 से ज्यादा लोग एक साथ बैठकर फिल्म देख सकते हैं। इस मल्टीप्लेक्स में मॉडर्न लुक के साथ साथ कश्मीरी आर्ट से डिजाइन भी किया गया है। हर थिएटर में लेटेस्ट साउंड सिस्टम लगाया गया है। फूड कोर्ट और हर उम्र के दर्शकों के लिए एंटरटेनमेंट का खास ध्यान रखा गया है। फिलहाल दिन में सुबह 9 बजे से लेकर शाम 6 बजे के बीच 3 शो दिखाए जाएंगे। बाद में दर्शकों की संख्या को देखकर इसमें बदलाव किया जा सकता है। श्रीनगर में फिल्में पहले कितनी पॉपुलर थी, यह बताने के लिए उपराज्यपाल ने एक घटना का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि उन्हें एक व्यक्ति मिले थे जिन्होंने बताया कि श्रीनगर में फिल्में इतनी चलती थी तो उन्होंने एक हफ्ते टिकट ब्लैक करके ऑटो रिक्शा खरीद लिया था। सुनिए वो किस्सा। 4-5 दिन पहले एक सज्जन मुझे मिले और कोई सिनेमा का टिकट ब्लैक करते थे। उनका नाम मैं नहीं लूंगा। और एक हफ्ते की कमाई में उन्होंने ऑटो रिक्शा खरीद लिया। ये स्थिति थी श्रीनगर की।
उस सिनेमा संस्कृति की धुरी सिनेमा के क्रेज के लिए मशहूर श्रीनगर में आज लंबे समय बाद एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। श्रीनगर से पहले दक्षिण कश्मीर के शोपियां और पुलवामा में भी सिनेमा हॉल शुरू किया जा चुका है। रविवार को उपराज्यपाल ने इन दोनों सिनेमा हॉल्स का उद्घाटन किया था। शोपियां और पुलवामा आतंकवाद प्रभावित जिले हैं। इन जिलों में इस तरह के सिनेमा हॉल खुलना ये बताता है कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद हालात कैसे सामान्य हो रहे हैं। दक्षिण कश्मीर का शोपियां जो है वो आतंकियों का गढ़ कहा जाता था। अब यहां सिनेमा हॉल शुरू हुए हैं तो हर कोई हैरान है। हमारे रिपोर्टर ने शोपियां सिनेमा हॉल के मालिक से बात की और पूछा कि क्या आपको यहां सिनेमा हॉल खोलने में डर नहीं लगा। सुनिए उन्होंने क्या जवाब दिया। नंबर 2, जब मैं शुरू में आया था मेरी माँ मेरे को हर दूसरे घंटे फ़ोन करती थी, कहती थी ठीक हो। उसका कहने का मतलब होता था जिंदा हो क्या। बहुत बड़ा मिथ है। जितना अवेयरनेस, जितनी बॉयंसी मार्केट्स में यहाँ दिखती है, मैं हर बार कहता हूँ मुरादाबाद में भी नहीं दिखती। मार्केट्स फुल हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, हर चीज़ मिल रही है, बेकरीज फुल रहती है। ऐसा देश में है नहीं। तो लोगों ने और सरकार ने बहुत नॉर्मलसी लेके आए हैं, पर जब आप यहाँ पे आते हो तभी पता लगता है। जो लोग पूछते थे कि 370 हटने से क्या होगा, ये उनको जवाब है। जो लोग कहते थे कि तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये उनके लिए जवाब है। तिरंगा लहरा भी रहा है और उस तिरंगे के नीचे श्रीनगर कश्मीर में जिंदगी वापस पटरी पर लौट रही है। श्रीनगर में फिल्में हमेशा से पॉपुलर रही। बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों की शूटिंग यहां हुई थी। शम्मी कपूर की कश्मीर की कली, अमिताभ बच्चन और रेखा की मिस्टर नटवरलाल, सिलसिला, शाहरुख खान की दिल से, ऋतिक रोशन की मिशन कश्मीर, सलमान खान की बजरंगी भाईजान, रणबीर कपूर की रॉक स्टार, फरहान अख्तर की भाग मिल्खा भाग और आलिया भट्ट की राजी जैसी हिट मूवी की शूटिंग यहीं कश्मीर में हुई। लेकिन पिछले 32 सालों से यहां एक भी मूवी थिएटर नहीं था। फिल्में शूट वहां होती थी, लेकिन वो फिल्में जो वहां शूट हो रही हैं वो वहीं के लोग थिएटर में नहीं देख सकते। अच्छा, ऐसा नहीं है कि मोबाइल पे नहीं देखते होंगे, टीवी OTT पे नहीं देखते होंगे। थिएटर नहीं खुलने देना है, क्योंकि थिएटर खुल गया, लोग जाने लगे, जिंदगी सामान्य हो गई, तो वो जो आतंक फैलाना चाहते हैं, वो जो नफरत फैलाना चाहते हैं, उनका कैसे काम चलता है। लोगों को, यहां के लोगों को फिल्में देखने के लिए जम्मू जाना पड़ता था कई बार। एक वक्त था जब सिर्फ श्रीनगर में ही 8 बड़े सिनेमा हॉल थे। पैलेडियम, रीगल, शिराज, नीलम, खयाम, ब्रॉडवे, नाज और फिरदौस जैसे सिनेमा हॉल थे। इसके अलावा पूरे कश्मीर में करीब 19 सिनेमा हॉल्स थे, जिनमें अनंतनाग, बारामूला, सोपोर, हंदवाड़ा और कुपवाड़ा जैसी जगहों पर भी सिनेमा हॉल्स थे। श्रीनगर में ब्रॉडवे सिनेमा हॉल जो है वो सबसे पुराने सिनेमा हॉल में से एक है। 1965 में ब्रॉडवे सिनेमा हॉल में शम्मी कपूर की फिल्म जानवर दिखाई गई थी, लेकिन सिनेमा हॉल को बाद में बंद कर दिया गया। अब इसी सिनेमा हॉल की जगह पर मल्टीप्लेक्स शुरू किया गया है, जो अभी बना है। इसी तरह से अनंतनाग में हेवन सिनेमा नाम का एक सिनेमा हॉल था। यह सिनेमा हॉल 1989 में कारोबारी ने शुरू किया था, लेकिन 1991 में इस सिनेमा हॉल को कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने धमकी देकर बंद करवा दिया। इस सिनेमा हॉल में आखिरी फिल्म जो दिखाई गई थी वो अमिताभ बच्चन की कालिया थी। इसके बाद यह सिनेमा हॉल बंद हो गया। बाद में सिनेमा हॉल को आतंकियों ने ग्रेनेड अटैक करके ध्वस्त भी कर दिया। इस तरह से श्रीनगर के लाल चौक पर एक सिनेमा हॉल था, पैलेडियम। पैलेडियम सिनेमा हॉल उस समय का है जब देश में बहुत कम सिनेमा हॉल होते थे। 1932 में लाल चौक पर इसे बनाया गया था, 32 में, और तब इसका नाम कश्मीर टॉकीज था। बाद में इसे पैलेडियम कर दिया गया। इतिहासकार बताते हैं कि उस दौर में हॉलीवुड की मूवीज दिल्ली से पहले पैलेडियम थिएटर में रिलीज हो जाया करती थी। ये था कश्मीर, और क्या से क्या बना दिया गया। अंग्रेजों का यह पसंदीदा सिनेमा हॉल हुआ करता था। 1947 में जब पहली बार शेख अब्दुल्ला ने पाकिस्तानी कबीलाइयों को चैलेंज किया था, इसके बाहर ही ड्रिल किया था। 1947 में जब जवाहरलाल नेहरू श्रीनगर पहुंचे थे, उन्होंने शेख अब्दुल्ला के साथ यहीं पर रैली की थी। उसकी तस्वीर आपको दिखा रहा हूं, उसी रैली की तस्वीर है ये। 1957 में पैलेडियम सिनेमा हॉल के बाहर बम धमाका भी हुआ था, लेकिन बंद नहीं हुआ। बंद हुआ 1989 में जाकर, जब आतंकियों ने सिनेमा हॉल को बंद करने की धमकी दी। 1990 में आतंकियों ने पैलेडियम सिनेमा हॉल को जला दिया।
2017 में सरकार ने इसे संग्रहालय बनाने का फैसला लिया। ये उस सिनेमा हॉल की हालत है, कैसे खंडर हो गया था। इन 32 सालों में कश्मीर में सिनेमा हॉल खोलने की कोशिश तो हुई, लेकिन कोशिश कामयाब नहीं हुई। 1999 में श्रीनगर के 3 सिनेमा हॉल रीगल, नीलम और ब्रॉडवे फिर से शुरू हुए, लेकिन रीगल के पहले शो में ही आतंकवादियों ने 3 ग्रेनेड अटैक कर दिए। 12 लोग घायल हुए, 1 की मौत हो गई। कौन जाता फिल्म। इसके बाद नीलम सिनेमा हॉल को 2005 में फिर से शुरू करने की कोशिश हुई, लेकिन सिनेमा हॉल में सुसाइड बॉम्बर ने अटैक कर दिया, जिसके बाद इस सिनेमा हॉल को बंद कर दिया गया। कश्मीर में सिनेमा हॉल्स खूब चलते थे, लोगों की भीड़ आती थी, हुजूम आता, लेकिन 90 के दशक में ये सिनेमा हॉल बंद होते चले गए। हुआ ये कि 1990-80 के दशक के आखिर में कश्मीर में कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ने लगी। 1989-90 में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को घाटी में मारना शुरू किया और उस दौर में कट्टरपंथियों और आतंकवादियों ने सिनेमा हॉल के मालिकों को भी मारने की धमकी दी। कट्टरपंथी संगठन अल्लाह टाइगर ने सभी सिनेमा हॉल्स और शराब की दुकानों को बंद करने के लिए कहा। इसके बाद आतंकवादी संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट ने भी सिनेमा हॉल को बंद करने की धमकी दी, जिसके बाद एक एक करके कश्मीर के सभी सिनेमा हॉल बंद हो गए। कट्टरपंथी सोच जहां पर भी हावी होती है, वो पहला टारगेट गीत संगीत सिनेमा हॉल पर करती है। अब श्रीनगर में मल्टीप्लेक्स खुले हैं, इसमें राजनीति ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ना बोले, यह भी नहीं हो सकता। उन्होंने ट्विस्ट दे दिया इसको, एक ट्वीट करके कहा कि शोपिया और पुलवामा में सिनेमा हॉल खोले हैं, लेकिन श्रीनगर जामिया मस्जिद हर शुक्रवार को बंद क्यों? कम से कम दोपहर के मैटिनी शो के दौरान इसे बंद न करें। दरअसल 2019 में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के बाद सुरक्षा कारणों और पत्थरबाजी की आशंका के बीच कई बार श्रीनगर के जामिया मस्जिद को बंद किया गया, जिसे ओवैसी अब सिनेमा हॉल से जोड़ रहा है। ओवैसी भले ही इस पर राजनीति करें, लेकिन कश्मीर के बड़े नेता सिनेमा हॉल खोले जाने पर चुप है। हर बात में सरकार का विरोध करने वाली महबूबा मुफ्ती चाहकर भी इसका विरोध नहीं कर पा रही। 2017 में तो उन्होंने सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खोलने की तारीफ की थी। उस समय उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था कि मैं सऊदी अरब की तरफ से सिनेमा हॉल पर एक दशक पुराने प्रतिबंध को हटाने के फैसले का स्वागत करती हूं, जो वहां के क्राउन प्रिंस की तरफ से सामाजिक सुधारों की कड़ी के हिस्से के तौर पर उठाया गया है। आत्मावलोकन और आत्म सुधार प्रगतिशील समाज की पहचान है। तो सऊदी अरब में सिनेमा हॉल खुलता देखकर मन उनका गदगद हो गया था, तो श्रीनगर में सिनेमा हॉल खोलने पर ट्वीट क्यों नहीं की, ये समझ में नहीं आया, या समझ में आ गया, लेकिन क्या ही बोला जाए। सिनेमा हॉल पर महबूबा मुफ्ती को आपत्ति नहीं, लेकिन महात्मा गांधी के भजन रघुपति राघव राजाराम से उन्हें बहुत दिक्कत है। महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि श्रीनगर की जामा मस्जिद में 2019 से ताला लगा हुआ है, मुस्लिम स्कॉलर्स को जेलों में डाला गया और बच्चों से दूसरे मजहब का भजन गवाया जा रहा है। बीजेपी हिंदुत्व को जम्मू कश्मीर में आजमाना चाहती है। एक बार उनका बयान सुनिए। हमारे स्कूल के बच्चों को जो मुस्लिम बच्चे हैं, देखिए हम हिंदू मुसलमान में फ़र्क नहीं करते, मगर हर एक को हक दिया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने अपने मज़हब को फॉलो करने का। और इन बच्चों को जो भजन है वो इनसे उनको गाने के लिए कहा जाता है उनको, और उनको टीचर्स भी यही काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये अब हमारे मज़हब के ऊपर सीधे एक हिसाब से अटैक कर रहे हैं। लेकिन कश्मीर के नेता फारूक अब्दुल्ला ने ही महबूबा मुफ्ती को जवाब दे दिया। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो भी भजन गाते हैं, लेकिन इससे वो हिंदू नहीं बन गए। तो ये इस देश में हालत है। अच्छी चीजें होने में वक्त लगता है, पीछे खींचकर ले जाने के लिए एक जमात खड़ी है, और एजेंडा बनाने और चलाने वाले तो घूम ही रहे हैं। पाठशाला में अब कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे और जंगल की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने की कोशिश का चैप्टर जो राजधानी दिल्ली में हो रहा है। हम आपको लगातार वक्फ एक्ट और वक्फ बोर्ड की मनमानियों के बारे में बता रहे हैं। इसी की पड़ताल में हमें दिल्ली का एक और मामला पता चला, और यह मामला है ग्रीन एरिया की जमीन पर ही कब्रिस्तान बना दिया गया, और जहां असल में कब्रिस्तान है वहां मकान बना दिए गए। ये दिल्ली के हौस खास इलाके की दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर हौस खास के ग्रीन एरिया की है, जहां कब्रिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तस्वीर उस इलाके की है जहां असल में कब्रिस्तान था, लेकिन कब्रिस्तान की जमीन पर आज पक्के मकान बने हुए हैं। आप देख रहे हैं आप, हौस खास में एक प्रसिद्ध मकबरा है जिसे दादी
पोता का मकबरा कहते हैं। इसी से लगी हुई लगभग 200 हेक्टेयर ग्रीनलैंड है जो डीडीए की है। हौस खास ग्रीनलैंड की इसी सरकारी जमीन में कब्रिस्तान बनाए जाने का आरोप लग रहा है। ये उसी कब्रिस्तान की तस्वीर है। यहां पर एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान। 10 सितंबर को एक शव को यहां दफना दिया गया था, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। यही वो बोर्ड है कदीमा मुस्लिम कब्रिस्तान, जिसको लेकर ये पूरा बवाल हुआ है। ये कहा जा रहा है कि ये डीडीए की फॉरेस्ट एरिया की जमीन है। जो बीजेपी के स्थानीय नेता हैं शैलेंद्र सिंह मोंटी, उनका ये आरोप है कि इस डीडीए की जमीन पे अवैध तरीके से जो है वो कब्रिस्तान बनाया जा रहा है। और वो जो है एलजी को उन्होंने चिट्ठी लिखी है, इस बात की कंप्लेन की है कि जल्द से जल्द ये पूरा जो काम है इसको रोका जाए, क्योंकि लोग जो है आसपास के इनको काफी परेशानी हो रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष की अगर बात करें तो उनका ये दावा है कि ये जमीन उनके पुरखों की है। वर्षों से वो यहाँ पे आते हैं, अपने जो शव हैं, परिजन के जो शव हैं, मिट्टी देते हैं उनको, और कभी भी उनको इस तरीके से नहीं रोका गया। तो फिर अब क्यों ये पूरा बवाल है, अब क्यों रोका जा रहा है? हौस खास के ग्रीन रिजर्व फॉरेस्ट में जिस शख्स को दफन किया गया, उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि वो पहले से यहां आते रहे। ये मेरे मामा के लड़के की थी 10 तारीख की। मैं हूँ मुनीर का से। वहाँ से परली तरफ पहले गेट था तो हम वहाँ से मैयत लाते थे। जाली नहीं थी तो फिर इन्होंने बाउंड्री कर दी, जाली हटा दी थी। जाली के ऊपर से कूद के लाते थे हम, डंडे से कूद के। इन्होंने फिर अब ये गेट बंद कर दिया, जाली भी लगा दी, दीवार कर दी। अब हम मैयत लेके आए तो यहाँ के जो है ना उन्होंने हमारे को घुसने नहीं दिया। तीसरा ये हमारे मामा का लड़का था, ये भी, इसको 10 तारीख को मट्टी दी है हमने। ये फोटो किसने अलाउड करी है, किसने नहीं किया, ये हमें नहीं पता। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये डीडीए की जमीन है और ये फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पे आप कब्रिस्तान नहीं बना सकते। ये तो पहले से ही है जी, रईसुद्दीन के पास कागज है। इसका तो मुआवजा भी नहीं लिया हुआ उन्होंने। ये उन्हीं की जमीन है, रईसुद्दीन के माँ बापों की। इस मामले में स्थानीय बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी ने दिल्ली के एलजी को पत्र लिखकर जांच की मांग भी की। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी का कहना है कि खास रणनीति के तहत यहां पर शवों को दफन किया जा रहा है। देखिए, आप किस प्रकार से एक बोर्ड लगा दिया जाता है कदीमी कब्रिस्तान PWD, जबकि लैंड ये डीडीए की है। आप देखिए नीचे सोमनाथ भारती का नाम था, अब पहले वो मिटा दिया गया, बाद में ये पूरी नीली पट्टी हटा दी गई है। अब जब से ये विवाद हुआ है, कुछ लोग आते हैं, किस प्रकार से वो पहले जंगल में सफाई करते हैं। देखिए छोटे छोटे फोटो दिखाई दे रहे हैं लोगों के। उसके बाद आकर ये फोटो खींची जाती है कि किस प्रकार से ये क्लियर दिखाई दे रहा है। कहीं हम शमशान या कब्रिस्तान में जाकर ऐसे फोटो खींचते हैं, ये सिर्फ कुछ ना कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए ये फोटो खींची गई है। जो लोग हैं उसमें एक भी व्यक्ति हमारे यहाँ का लोकल नहीं है। और उसके बाद हम इसमें डीडीए को लेटर लिखते हैं कि भैया ये नया कब्रिस्तान आप क्यों बनाए जा रहे हैं। तो पता लगा है सोमनाथ भारती जो डीडीए बोर्ड मेंबर भी हैं, उनकी तरफ से इन लोकल, उनके एक दो यहाँ खास चहेते उनके लोग हैं, उनके कहने से उनके घर में ही मीटिंग करते हैं डीडीए वालों को बुलाकर, और उनकी डिमांड है कि ये नई जगह अब कब्रिस्तान को अलॉट कर दी जाए और इसी में से बीच में से रास्ता आरकेपुरम दे दिया जाए। बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह मोंटी का यह भी आरोप है कि बिल्डर्स की मिलीभगत से पुराने और असली कब्रिस्तान पर कब्जा कर लिया गया है। आपको असली कब्रिस्तान की जमीन दिखाते हैं जहां आरोप लग रहा है कि अवैध कब्जा करके पक्के मकान तक बना लिए गए। ये जो पूरा आप इलाका देख रहे हैं, ये मालवीय नगर का इलाका है। और अगर मैं अपने दाहिने साइड अपने कैमरा पर्सन को बोलूं दिखाने के लिए, ये हौस खास का वही मॉन्यूमेंट है जिसको ASI जो है वो प्रोटेक्ट करती है, प्रिजर्व करती है। और उसी जो एरिया है, इसी एरिया के सामने इस कदीमा जो मुस्लिम ईदगाह है, वहाँ से लेकर जो ये पूरा एरिया है, ये कब्रिस्तान का जगह था। और यहाँ पे लोगों ने जो है वो झोपड़पट्टी बना दी, घर बना दिए, पक्के मकान बना लिए, और तब तक जो है यहाँ पे पूरी तरीके से कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखिए ये पूरा इलाका देखिए, ये दाहिने तरफ जो है मेरे, ये पूरा ASI के मॉन्यूमेंट्स हैं। ASI का वो इमारत है और इसी के अंदर जो है इसके बाएं तरफ वो पूरा का पूरा फॉरेस्ट लैंड का एरिया है जहाँ पे ये पूरा का पूरा विवाद चल रहा है। इस मामले में आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती का नाम लिया गया तो उन्होंने बीजेपी नेता शैलेंद्र सिंह पर ही जमीन अतिक्रमण करने का आरोप लगा दिया। सोमनाथ भारती का कहना है कि वो खुद काफी समय से अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। encroachment on the land of Panchayat Ghar and school in village Hauskhas by Shri Shailendra Singh Monty,
म्युनिसिपल काउंसिलर। कब का है ये जी? 2012 का है। मैं तो नहीं था तब था। तो ये लैंड माफिया पुराना है। उसके बाद इस व्यक्ति ने इंक्रोच कर लिया डीडीए का जो रोज गार्डन है, रोज गार्डन का हिस्सा इंक्रोच करके खसरा नंबर 277 विलेज हौज खास वहां बना लिया होटल। तो मेरी मांग इकलौती रही है कि इस बिल्डिंग को डिमोलिश किया जाए, क्योंकि ये बिल्डिंग इंक्रोच लैंड पे बना हुआ है, इससे लाखों करोड़ रुपए कमा रहा है वो, और उस इंक्रोच्ड जमीन को जब फ्री करें, उस जमीन को आप हौज खास गांव के लिए, शमशान घाट के लिए अलॉट कर दें। ये बहुत पुरानी मांग रही है। जो आरोप आप पे लगाए जा रहे हैं कब्रिस्तान को लेकर, उसका जवाब कौन सा आरोप? ये तो बकवास है। मेन मुद्दा तो यह है कि जो सोमनाथ भारती ने शमशान घाट की मांग की, उस बिल्डिंग के नीचे जो बिल्डिंग क्रोच कर रखा है, मांग तो वो मेन है, उससे ध्यान भटकाने के लिए इन्होंने किया ये। यानी कब्रिस्तान की जमीन पर अतिक्रमण करके कॉलोनी खड़ी हो गई। कब्रिस्तान भी वक्फ की संपत्ति होता है और इस अतिक्रमण को लेकर, इस अतिक्रमण पर वक्फ ने क्या किया वो भी आपको बता देता हूं। 4 अगस्त 2014 की दिल्ली वक्फ बोर्ड ने हौज खास के तहसीलदार को एक चिट्ठी लिखकर कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने की मांग की थी। इसमें लिखा गया था कि दिल्ली के हौज खास गांव की जमीन खसरा नंबर 261 और 262 कब्रिस्तान के रूप में नोटिफाई है। यहां पर अवैध कब्जा हटाया जाए और जनता के इस्तेमाल के लिए पहले जैसा बनाया जाए। 2014 में दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कब्रिस्तान से अतिक्रमण हटाने के लिए चिट्ठी लिखी थी। इसके बाद वक्फ बोर्ड ने कितने हाथ पांव मारे, क्या किया, इसकी पूरी डिटेल तो नहीं मिली। हाँ, यह सच है कि वक्फ बोर्ड कब्रिस्तान पर कब्जे को रोक नहीं पाया। कब्रिस्तान पर अतिक्रमण होता रहा, पहले झुग्गी बनी, फिर पक्के मकान बने और अब तो वहां पर पूरी कॉलोनी बस गई और कहीं और कब्रिस्तान बनाने की बात। पाठशाला में अब हैदराबाद के आखिरी निजाम की कंजूसी के सबूत वाला चल। पाठशाला में मैंने आपको हैदराबाद के निजाम के बारे में बताया था कि कैसे निजाम उस वक्त का सबसे अमीर इंसान था, लेकिन कंजूसी के मामले में उसका कोई जोड़ नहीं था। हमने निजाम की कंजूसी की बात बताई तो कई लोगों को बहुत बुरा लग गया, कई लोगों को यह बात पसंद नहीं आई और वो हमारे खिलाफ कमेंट करने लगे, हमारे पीछे पड़ गए। निजाम को कंजूस हमने अपने मन से कंजूस नहीं बता दिया था, इतिहास के पन्नों में जो लिखा था वो आपको पढ़कर बताया था। तो आज इतिहास के वही पन्ने खोलूंगा और डिटेल में बताऊंगा निजाम के बारे में, उनकी कंजूसी के जो किस्से इतिहास के पन्ने में लिखे, मैंने नहीं लिखे बॉस। और आपको सबूत के तौर पर यह देखना चाहिए, पाठशाला में हम गहरी रिसर्च के बाद आते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते। सबूत, तथ्य, इतिहास के पन्ने सब गंभीरता से हमारी टीम खंगालती है, तब कुछ कहते हैं। कुछ लोगों का तर्क निजाम ने काम किया वो नहीं। अरे भैया, हम कुछ चैप्टर और बता रहे थे, उसमें इनके किस्से, जो निजाम रहेगा, जो राजा कहीं का रहेगा, वो कुछ तो काम करेगा ही, खाली जमीन छोड़ देगा कि तुम सब जमीन पे लेट जाओ। काम के किस्से तो है ही, लेकिन उनका एक व्यक्तित्व था कंजूसी का, उसके किताब कईयों किताब में है, वो बता रहा हूं, सुनिए। निजाम की कंजूसी के बारे में इतिहासकार रामचंद्र गुहा की किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। इंडिया आफ्टर गांधी में रामचंद्र गुहा लिखते हैं, सन 1946-47 में हैदराबाद की गद्दी पर 7वां निजाम मीर उस्मान अली बैठा हुआ था, जिसे 1911 में गद्दी मिली थी। वो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में एक था, लेकिन वो हद दर्जे का कंजूस भी था। ये रामचंद्र गुहा लिख रहे हैं, सुशांत सिन्हा ने नहीं लिखा है। वो बहुत कम नए कपड़े पहनता था, वो बिना इस्त्री के पायजामा और कमीज पहन लेता था, उसकी टोपी अक्सर फीकी होती थी, वो अक्सर पुरानी जर्जर और 1918 मॉडल की सस्ती कार से सफर करता था और वो अपने अतिथियों का कभी स्वागत नहीं करता था। ये रामचंद्र गुहा, भारत गांधी के बाद किताब, उसमें जाके पढ़ लीजिए, फिर उनसे जाके बोलिए कि आपने ये क्यों कंजूसी का लिख दिया निजाम के बारे में। अच्छा चलिए, आप कहेंगे एक ने लिख दिया होगा। अमेरिकी लेखक हैं लैरी कॉलिंस और फ्रेंच लेखक हैं डोमिनिक लेपियर। उनकी मशहूर किताब है फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत मशहूर किताब है। पेज नंबर भी बता देता हूं, पेज नंबर 180 और 181 में निजाम के बारे में क्या लिखा है सुनिए और जाके पढ़ लीजिएगा पलट के। निजाम सिकुड़े हुए सूती पायजामा और सस्ती चप्पलें पहनता था। ये चप्पलें लोकल मार्केट में सस्ते में खरीदी होती थीं। 35 साल तक वो एक ही टोपी पहने था, जो 35 साल एक टोपी,
जो टोपी मैली कुचैली और डैंड्रफ से भरी होती थी। ये किताब में ये लोग लिख रहे हैं। उसके पास 100 जगहों पर सोने का कारोबार था, लेकिन वो अपने बेडरूम में फर्श पर बैठकर टीन की प्लेट में खाना खाता था। फ्रीडम एट मिडनाइट पन्ना नंबर आपको बता दिया, जाके पढ़ लीजिए। इसमें लिखा है कि वो उन सिगरेट के जले हुए टुकड़ों को उठाकर पी लेता था जो सिगरेट उसके मेहमान पीकर फेंक देते थे। और सुनिए, लेखक जर्मनी दास दीवान की किताब महाराजा में लिखा है कि अगर निजाम के दोस्त या ऊंचे ओहदे के सरकारी अफसरान कभी उनको अच्छे किस्म की अमेरिकन, ब्रिटिश या टर्किश सिगरेट पेश करते थे, तो एक सिगरेट लेने के बजाय निजाम एक बार में 4-5 डब्बे से निकाल लेते थे और अपने सिगरेट बॉक्स में रख लेते थे और अपनी पसंद की सस्ती सिगरेट ही पीते रहते थे। एक बार वीपी मेनन, जो रियासतों के मंत्रालय में भारत सरकार के सलाहकार थे, वो निजाम से मिलने गए। ये किताब में लिखी बातें। लिखा है कि निजाम ने वीपी मेनन को हैदराबाद की बनी 4 मीनार सिगरेट पेश की, जो खुद निजाम पिया करता था, और 10 सिगरेट की डिब्बी उस वक्त 12 पैसे की मिलती थी। वीपी मेनन ने निजाम की 4 मीनार सिगरेट को हाथ नहीं लगाया और निजाम को अपनी सिगरेट दी। फिर निजाम ने वीपी मेनन से उनकी 3-4 सिगरेट मांगकर अपने सिगरेट बॉक्स में रखी। कुछ दिन बाद जब वीपी मेनन फिर से निजाम से मिलने गए, तो जो सिगरेट वीपी मेनन से मांगकर निजाम ने रख ली थी, वही सिगरेट वीपी मेनन को पीने के लिए दे दी। तो अपनी 4 मीनार सिगरेट ही पीते रहे, लेकिन 3-4 लेकर रख ली थी। यह किताब में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। लेखक जर्मनी दास दीवान की किताब महाराजा में निजाम के बारे में यह भी लिखा है कि निजाम के यहां परंपरा थी कि वो अपने हर अफसर और रियासत के अमीर लोगों के यहां शादियों में जरूर जाता था, लेकिन वहां पर गिफ्ट देने के बजाय दहेज के सामान से ही कीमती जेवर उठाकर निजाम अपने यहां ले आता था। और अपनी रियासत में निजाम कोई अच्छी कार देखते थे तो अपने अफसरों को तुरंत कार मालिक के पास यह कहकर भेजते थे कि निजाम इस मोटर कार में घूमना चाहते हैं। लोगों को भी लगता था कि भाई निजाम घूमना चाहते हैं, घूम लें। लेकिन एक बार जब वो गाड़ी निजाम के गैराज में आ जाती थी तो फिर वापस नहीं जाती थी। ये किताब में लिखा गया। इस तरह से निजाम ने 200-250 गाड़ियां इकट्ठा कर ली थी। ये भी महाराजा नाम की किताब में। लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लेपियर की किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में यह भी लिखा है कि जब रियासत का कोई बड़ा मौका होता था और मेहमानों के सामने निजाम को शैंपेन की बोतल रखनी पड़ती थी, तो निजाम की नजर बराबर इस पर रहती थी कि शैंपेन की बोतल उसके पास से 2-3 लोगों तक ही जाए और ज्यादा लोग शैंपेन ना पी पाएं। एक बार 1944 में लॉर्ड वॉवेल का दौरा होने वाला था, तो निजाम ने मैसेज भिजवाकर उनसे पूछा था कि इस समय युद्ध चल रहा है, तो इस महंगाई में भी क्या लॉर्ड वॉवेल जो है वो शैंपेन लेना चाहेंगे। इसी किताब में यह भी लिखा है कि जब निजाम से मिलने के लिए कोई बड़ा मेहमान आता था तो नौकर एक ट्रे में मेहमान के लिए एक कप चाय, सिर्फ एक बिस्किट और एक सिगरेट लेकर आता था। किताब महाराजा में निजाम के बारे में लिखा गया है कि हैदराबाद के निजाम के पास जैकब नाम का हीरा था जो 282 कैरेट का था। इस हीरे की बनावट पेपरवेट जैसी थी। इस पर किसी की नजर ना पड़े इसलिए निजाम इस हीरे को साबुन रखने वाली डिब्बी यानी साबुनदानी में रखते थे। किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा गया है कि उस वक्त रियासतों में यह दस्तूर था कि साल में एक बार बड़े बड़े अमीर अपने राजा को सोने के सिक्के देता था और राजा उन सिक्कों को छूकर उन्हें वापस कर देता था। लेकिन हैदराबाद के निजाम इन सोने के सिक्कों को वापस नहीं करते थे। वो एक थैला लेकर चलते थे और सिक्कों को लेकर उसी थैले में अपने पास रख लेते थे। एक बार एक सोने का सिक्का गिर गया तो निजाम उसे पकड़ने के लिए फर्श पर रेंगने लगे। इंग्लैंड के मशहूर वकील सर वॉल्टर टर्नर मॉन्कटन, उनको हैदराबाद के निजाम ने 1946 में अपना लीगल एडवाइजर रखा ताकि अंग्रेजों के भारत से जाने के बाद निजाम अपनी रियासत चलाए रख सकें और वो राज चलाने के लिए आजाद रहें। इस वकील की जीवनी द लाइफ ऑफ विस्काउंट मॉन्कटन ऑफ ब्रेंकले में निजाम के बारे में लिखा गया। निजाम के पास इतनी इमारतें थीं, लेकिन मॉन्कटन को काम करने के लिए गंदा सा छोटा सा कमरा दिया। कमरे में पुरानी कुर्सियां और मेज थी और एक पुरानी अलमारी थी। कमरे की छत में मकड़ी के जाले लगे रहते थे। निजाम का खुद का बेडरूम भी बहुत गंदा होता था, ये इस किताब में लिखा है, जिनमें हर वक्त बोतल, सिगरेट और कूड़ा रहता था। साल में सिर्फ एक बार निजाम के बर्थडे पर निजाम का बेडरूम साफ किया जाता था, ये इस किताब में दावा है। तो इसलिए जो लोग हमसे कह रहे थे कि हमने ये कैसे कह दिया, वैसा कैसे कह दिया, भैया हमने कुछ नहीं कहा।
इतिहास के पन्नों में दर्ज है और ऐसे ऐसे किस्से हैं कि लोगों को लगा कि इसको लिखना चाहिए। तो सोचिएगा, बाकी जो निजाम ने वहां काम किया वो भी क्रेडिट उनसे कोई ले नहीं रहा है। पाठशाला में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।